हेलो दी, मेरा क्वेश्चन मेरी देवरानी को लेकर है। वो हमारे चाचा जी की बहू है, उसकी किसी के साथ नहीं बनती। उसको दो सगी देवरानी जेठानी है, वो उनके साथ भी नहीं बोलती। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बस इतना बता दूँ कि उसने एक बार व्हाट्सएप पर मेरी फ़ोटो पर क्रॉस लगाकर भी पोस्ट की। लेकिन अब उनके घर बेटा हुआ है। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि वो देखाएँ तो वो चले गए, लेकिन मेरे देवर ने उनसे कहा कि भाभी क्यों नहीं आई। मेरे देवर को फ़ोटो वाली बात पता है, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उनके बेटे को देखने जाऊं कि नहीं। प्लीज़ सजेस्ट मी। ऐसी ही छोटी, लेकिन सुनने में छोटी और महसूस करने में बेहद परेशानी देने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं एपिसोड 66 में, और इसमें टोटल 136 कमेंट्स अभी तक आ चुके हैं। अब मैं जब शूट कर रही हूँ जिस टाइम, तो इनमें से देखते हैं कितनों के मैं जवाब दे पाती हूँ इस एपिसोड में, और कितनों के मुझे टेक्स्ट में देने पड़ेंगे, या फिर कुछ ना चाहते हुए भी हो सकता है छूट जाए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आओ बहन बातें करें। अब इस वाली को जो मैंने प्रॉब्लम आपको पढ़ के सुनाई थी, इसमें आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए, ताकि जब तक मैं दूँ हो सकता है किसी का और अर्जेंट मसला हो, या फिर ये भी एक क्रॉस चेक हो जाता है कि जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो मेरी और कितनी बहनों का है। ठीक, तो मेरे हिसाब से इस सिचुएशन में आपको वहाँ पर उनके बच्चे को देखने चले जाना चाहिए, क्योंकि आपके बड़ों की जो भी बात चल रही है और व्हाट्सएप पे जो भी फ़ोटो या कट वगैरह है, अगर उसके बावजूद आपके देवर पूछ रहे हैं कि भाभी क्यों नहीं आई, इसका मतलब वो एक फॉर्मल रिलेशन रखना चाह रहे हैं। आपको भी अपनी तरफ से उतना तो रख ही लेना चाहिए। तो आप भी वहाँ पर जाओ, मिलो, फॉर्मेलिटी जितनी होती है उतनी करो, आ जाओ। और अगर आपके जाने के बाद भी वो कुछ उल्टा सीधा ऐसा कर देती है जिससे आप दुखी हों, या जिससे वापस चीज़ें खराब हों, तो आगे आपके पास हमेशा ऑप्शन खुला रहता है। ठीक है ना? तो आखिरी ऑप्शन होता है कि भाई अब मुझे जाना ही नहीं है, लेकिन जब तक हो सके आदमी खींचने की कोशिश करता ही है, सभी करते हैं, तो आप भी कीजिए। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी ननंद की शादी कुछ ऐसे कंडीशन में हुई थी कि ननंद को बस 2 जोड़ी कपड़ों में विदा कर दिया गया। मेरी सास के मैके में शादी हुई थी, बट मेरी ननंद हर साल एक चीज़ की डिमांड मेरे हस्बैंड से कर देती है, कभी एलईडी टीवी, कभी कूलर, कभी इन्वर्टर। मेरे हस्बैंड ईएमआई पर लेकर भी दे देते हैं, बट अब ननंद का लालच बढ़ता जा रहा है, उसकी डिमांड्स बहुत बढ़ गई हैं। क्या करूँ? हस्बैंड समझाने से नहीं मानते। मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए कुछ सेविंग नहीं कर पा रही। दी प्लीज़ कोई रास्ता बताएं। मेरे हस्बैंड के अलावा एक और भाई भाभी हैं, उनसे कुछ डिमांड नहीं करती, ना ही अपनी माँ से। ओनली मेरे पति को इमोशनल फूल बनाती रहती है बस। आप अपने हस्बैंड को बोलो, अगर अपनी बहन को देने का आपका डिसीजन है तो कोई बात नहीं, आप दे लो, लेकिन एटलीस्ट इतना कमा लो फिर कि चीज़ें ईएमआई पर लेके ना देनी पड़े। क्योंकि ईएमआई के लिए तो मैं अगर अपने पे लेके देखूँ, तो मैं ईएमआई पे तो अपने घर के यूज़ के लिए ये चीज़ें ना लूँ, तो मैं किसी को देने के लिए तो क्या ही लूँगी, है ना? ईएमआई क्या है, वो आपको एकदम से चीज़ तो दिख जाती है, लेकिन उसके बाद जब उसकी किस्तें भरनी पड़ती हैं ना, उस चीज़ का आप सुख नहीं उतने दिन ले पाओगे, लेकिन ईएमआई प्रॉपर चलेगी। तो मैं तो अपने घर के लिए भी लाने के पक्ष में नहीं हूँ। तो यही चीज़ आपको समझानी है कि अगर आपको अपनी बहन को देना है, मैं बीच में नहीं आ रही, क्योंकि आप कहोगे मत दो तो उनको लगेगा कि फिर बीच में ख़राब कर रही है बातें। आप सीधे बोलो वो मना नहीं कर रही, लेकिन इतनी अर्निंग बढ़ा लो कि फिर ये चीज़ें आप बल्क में एक मुश्त खरीद के तब दो। ईएमआई पे मैं तुम्हें नहीं देने दूँगी, क्योंकि कितना कर्जा होएगा। और एक चीज़ है कि आपने दे दिया, पीछा ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गई, लेकिन ये तो बढ़ता जा रहा है। तो आपको बुरा लगे भला लगे, और भाई भी हैं, या तो सब मिला के दो, या फिर आप अपना इतना कमा लो कि एक झटके में ख़रीद के दो। 2 ऑप्शन है। ईएमआई पे आप सामान अब से नहीं लोगे, जितनी है पहले उनकी भर लो, जब वो निपट जाएँ तब सोचेंगे, तब तक मना करो। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें नहीं है कूलर एलईडी कि जिनके बिना जिया नहीं जा सकता। आदमी जी सकता है, सर्वाइवल वाली चीज़ें नहीं है ये। तो आप स्ट्रिक्ट शब्दों में मना करो, शर्त यही रखो कि दो, खूब दो, लेकिन इतना कमाओ कि खड़े से दे सको, तो बात घूम जाएगी। आप ये कहोगे मेरे बच्चों के लिए नहीं बच रहा, ये वो, तो वो एक ही टिपिकल भाभी वाली बात, मेरी बहन को करने नहीं दे रही, वो बात में आप जाओ मत कि आपकी बातें कोई टाले। नेक्स्ट है, कोई अपना रिलेटिव ही बात बात पर शो ऑफ करे तो कैसे डील करें? भाई मेरे हिसाब से तो देखो, उन्हें खुश होने दो। कोई शो ऑफ क्यों करता है? सामने वाले को ये दिखाने के लिए कि मेरे पास बहुत पैसा है, या जिस भी चीज़ की वो शो ऑफ कर रहा है, टैलेंट है, रूप है, कुछ भी, मेरे बच्चे काबिल हैं, है ना? तो वो किस किस उम्मीद में करता है शो ऑफ, कि आप उसकी तारीफ़ करें, आप उसे जताएं कि आपको ये एहसास हो गया कि हाँ जी भाई तुम बहुत बढ़िया हो।
तो उसके सामने उसकी वो तारीफ़ जिसके लिए वो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, इतना पैसा खर्च कर रहा है शो ऑफ वाली चीज़ों में, कर दो। सपोज़ करो किसी ने बहुत बड़ा घर बनाया, भले वो बुढ़ापे तक के लिए ईएमआई के जाल में फंस गया, कर्जे में हो गया, लेकिन उसने घर बनाया बड़ा, तो भैया दिल खोल के उसकी तारीफ़ करो कि भाई बहुत बढ़िया बनाया, हम तो सोच ही नहीं सकते इतना बड़ा घर। आपके इतना कहने भर से उसे इतनी संतुष्टि मिलेगी ना, वो इसीलिए तो बेचारा मरा जा रहा है। जो शो ऑफ करने वाले हैं, मुझे उन पे गुस्से की बजाय उल्टा तरस आता है कि एक किसी से ज़रा सी एक तारीफ़ सुनने के लिए या किसी से ज़रा सा एक वो दिखाने के लिए अपने को ऊंचा, आदमी कई बार इतनी हद तक चला जाता है कि अगर आप बाहर से देखो ना, उसे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, वो लगा पड़ा फिर भी। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ आपको चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप ईर्ष्यालु कैटेगरी में आ जाएंगे। वो शो ऑफ कर रहे हैं, आप उनका शो देख लो और बदले में, टिकट के बदले में उनको चाहिए आपकी तारीफ़, वो आप उनकी तारीफ़ कर दो, तो आप भी खुश, वो भी खुश, है ना। तो ये आप करो, इसमें एक पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी आपके दिमाग में भी, उनके दिमाग में आपको लेके। लेकिन अगर कोई साथ में जोड़े कि भाई मेरी चीज़ ये 4 करोड़ की है और तुम्हारा तो 1 लाख का है, मतलब खुद को ऊंचा तो दिखा रहा है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन आपको नीचा दिखा रहा है ना। तब आपको थोड़ी सी वही तारीफ़ करनी है, लेकिन फिर आपके बात में तंज आ जाना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, कह रहे भैया तुम तो कर ही लोगे, बड़े लोग हो, हम तो इतने में ही। तो ये तरीका है दूसरा। लेकिन अगर कोई सिर्फ शो ऑफ करा रहे, हम तो यूँ, हम तो यूँ, हम तो इससे नीचे ख़रीदारी नहीं करते, हम तो ये करते हैं, तो आपको बस सिंपल ये करना है कि वाह क्या बात है, बस। नेक्स्ट है, मेरी ननद सारा दिन बैठी रहती है, कुछ नहीं करती। जब मैं सास को बोलती हूँ तो वो कहती है कि तेरा घर है, तू ही काम करेगी, और घर सिर्फ काम करने के लिए, वरना कोई पूछता भी नहीं। अगर कुछ कह दो तो कहते हैं 2 रोटी बनानी होती है, उसकी नहीं बनती तो रहने दे, जबकि मैं सबके लिए सेम बनाती हूँ। ननद कोई बात भी नहीं करती सारा दिन। सारा करो और फिर सुनते रहो कि ये नहीं किया, ढंग से नहीं किया। जो करता नहीं उसे कुछ कहना नहीं है, बहू को बोलते रहना। देखो आपकी नंद जो है भाई कुछ दिन की मेहमान है, शादी वादी करके वो चली जाएगी। अब उससे अगर वो नहीं करवानी, आपकी सासू माँ, आपका बोलना उन्हें लग रहा है बुरा, काम की बात है। अगर सच में ये सोच के करोगे कि भैया एज अ बहू आपकी जिम्मेदारी है, तो इतनी इरिटेशन जितनी हो रही है उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन कहना एक चीज़ होता है, और जब सामने कोई बैठा होता है ना कि हमारे बराबर के 4 हाथ पैर लेके, उतनी एज का, पड़ा पड़ा खड़ा है, बस बैठा है, कुछ नहीं कर रहा और हम पीले पड़े हैं, तब आता गुस्सा। तो उसका तरीका दूसरा है कि अपने काम की भी लिमिट कर दो कम, ठीक है ना। और कोई ये कहे जी इसके नहीं कर रही, उस चीज़ में अपनी ईगो को आड़े मत आने दो, काम उतने कर दो, बाकी जो उसके काम है वो खुद करेगी, जैसे भी करेगी। या नहीं हो रहा एक टाइम का कुछ भी है, लेकिन नंद और भाभी का इतना कुछ बढ़ सकता नहीं, देवरानी जिठानी का तो बढ़ जाता है। अगर खुद ही कर ले नन तो बढ़िया, नहीं करे तो आप उसे फोर्सफुली करवा नहीं सकते। और ये चीज़ उसे खुद को और उसकी माँ को सोचनी चाहिए कि कल को जब वो बहू बन के किसी के घर जाएगी और उसको बिल्कुल भी आदत नहीं होगी, तो आगे उसको परेशानी होगी, है ना। ये थोड़ी है कि ससुराल वाले ही टॉर्चर है। अरे भाई सर्वाइवल वाला काम, जितना स्टेमिना चाहिए होता है गृहिणी को अपना घर संभालने के लिए, वो तो चाहिए ना। तो वो आप थोड़ा थोड़ा काम अगर स्टार्टिंग से कर रहे होंगे तो ही बनेगा। अब उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, नहीं आ रही। आप जितना कहोगी घर में कलेश बढ़ेगा, आपकी और उसकी बॉन्डिंग जो है वो बन तो रही नहीं, बिगड़ और जाएगी, है ना। तो आप सीधे सीधे अपनी नंद से कह सकती हो कि दीदी ये काम है, ये कर दो। बिल्कुल दोनों तीनों टाइम मत बांधो, लेकिन कुछ काम है जो उसके जिम्मे आप छोड़ना शुरू करो। कहो कि भैया ये दीदी आप ये कर दो, सामने से मना करे तब आपकी सास देखेंगी कि क्या कर रही है ये। लेकिन आप पर्टिकुलर काम लेके उसको देना शुरू करो कि ये काम है, ये कर लो। जो उनके उसके माँ बाप से जुड़े हुए हैं, घर से जुड़े हुए हैं, अपना पर्सनल मत करवाओ, लेकिन कम से कम घर की है सफाई कर दी कि दीदी डस्टिंग कर दो, या खाना बना दिया दीदी परोस दो, आके बोलो मुँह से। तब भी नहीं आएगी तो फिर सबको दिखाई देगा कि मतलब बिल्कुल बैठी हुई है और एक अगली लगी पड़ी है, कह भी रही है तब भी वो काम नहीं कर रही। फिर वो नहीं आएगी, सास आएगी उठ के, कोई तो आएगा। तो आपकी इरिटेशन कम हो जाएगी कि ये सब बैठे हुए हैं, मैं अकेली काम कर रही हूँ। तो जो काम आपको लग रहा है एक्सेस हो रहा है, वो मुंह से बोल के उन्हें सौंपना सीखो। नेक्स्ट है दी प्लीज़ हेल्प करिए, मेरी यूट्रस रिमूव हो चुकी है, बाकी जो यूट्रस के साथ जो भी चीज़ होती है वह भी। मेरी एज 32 है, 30 की एज में निकली थी, पता नहीं क्यों मैं डिस्टर्ब रहती हूँ। मेरे 2 बेबी हैं, एक 7 का, एक 2 साल का। बस ये दिमाग में आता है मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों के साथ क्या करेंगे मेरे ससुराल वाले, प्लीज़ दी।
देखो ये इन चीज़ों का कुछ हल नहीं होता नेगेटिव सोचने का, लेकिन अगर डॉक्टर साहब ने आपके सर्जरी करके वो चीज़ निकाल दी है तो वो आपकी लाइफ को बचाने के लिए ही निकाली होगी ना। तो क्यों ऐसा सोच रहे हो कि आपको कुछ हो जाएगा, और अगर हो गया है ना, काला कौवा खा के तो कहना कोई आया नहीं। हमारे यहाँ कहते थे कि अमर ना कह के कहते थे कि काला कौवा खा के आई है, कि जो मरेगी नहीं वो, किसी भी बात पे ऐसे होता था। तो देखो मरना सबको है, और ये भी फैक्ट है कि कोई किसी भी टाइम पे इस दुनिया से जाता है, दुनिया रुकती नहीं है। बस जो बिल्कुल बीच में अधर में अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियां छोड़ के जाता है, थोड़ा उसका जाने का दुख ज़्यादा होता है, उसके बाद थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद सबकी लाइफ पटरी पर आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है जी कि कोई चला गया और उसके बाद दुनिया रुक गई। तो ये एक सोचना कि मैं चली गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा, या मेरे बाद ये कौन करेगा वो कौन करेगा, कोई ना कोई कर ही लेगा। मैं तो इस चीज़ को लेके पता नहीं क्यों एक अजीब सी तसल्ली है कि दुनिया किसी के जाने से रुकती नहीं, तो मेरे जाने से भी नहीं रुकेगी। तो जो भी होगा हो ही जाएगा, जब मैं हुई नहीं तो फिर मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और अगर मान लो मेरे जाने के बाद मेरा बच्चा परेशान है भी, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मेरी आ गई तो मैं उसे रोक लूँगी क्या? तो जिस चीज़ में आप कुछ कर ही नहीं सकते उसको छोड़ देना बेहतर। चिंता उन चीज़ों की करो जिन्हें आप एक्चुअल में बदल सकते हो। तो जो है अभी आपकी फिजिकल कंडीशन, अगर कोई दिक्कत है डॉक्टर के पास जाओ, कोई दिक्कत नहीं है तो जब होगी तब होगी। अभी से सोच सोच के कि अगर मुझे कुछ हो गया, तो याद कर लेना कि अगर आपको कुछ हो भी गया तो भी दुनिया किसी के जाने से रुकती नहीं, तो हमारे या आपके जाने से भी नहीं रुकेगी। कुछ ना कुछ बाकी के लोगों के लिए भगवान ने सोचा होगा, हो जाएगा। तो अगर जिस दिन आएगी सुकून से जाएंगे कि भैया ठीक है चलो अब चलो ऊपर। तो स्ट्रेस उस चीज़ का लिए ही मत करो, जाना सबको है। अब कौन कब जाएगा क्या ही पता है, तो उसके बारे में सोच सोच के हम कुढ़ रहे हैं, है ना, कोई समझदारी की बात है ये। एक आया है, हाय दी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं। मेरा एक बेटा 7 साल का और बेटी 3 महीने की है। प्रॉब्लम यह है कि हस्बैंड हमारे लिए टाइम नहीं निकालते हैं। कुछ टाइम पहले मुझे पता चला है कि वो मुझे चीट भी कर रहे हैं। इनको पता नहीं है कि ये बात मुझे पता है। हम ससुराल से अलग रहते हैं, हर संडे को हम गांव चले जाते हैं, सो हमारे लिए टाइम बिल्कुल नहीं होता। मेरे सास ससुर बीमार रहते हैं तो गांव जाने से भी मना नहीं कर सकती। मैं बहुत दुखी हूँ, क्या करूँ? मैं तो सहन कर लिया, पर अब बच्चों के लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा। जेठ जेठानी अपने बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, तो मेरा बेटा बोलता है कि मम्मा हम कब चलेंगे? समर वेकेशन भी गांव या फिर पीहर में ही बीतते हैं। देखो अगर आपका जो हस्बैंड का बता रही हो ना कि चीटिंग करी है उन्होंने, तो आपको ज़रूरत है अपना पत्नी वाला हक जताने की, थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली ज़्यादा सा। ठीक है, क्योंकि अब आप उनके माँ बाप की वजह से अपना संडे भी वहाँ पे जा रही हो, सब काम कर रही हो, ये सब करने के बाद भी आपको मिल क्या रहा है? एक धोखेबाज पति। तो आपको इनसे दो टूक बात करने की ज़रूरत है। उन्हें बताओ कि आपको पता है और आप ये बर्दाश्त नहीं करोगे, आगे क्या करना है उनसे सीधे सीधे पूछो। नहीं तो आपने कौन सा ठेका ले रखा है उनके माँ बाप की सेवा करो, ये करो वो करो, सब कुछ आप पत्नी वाले वो कर रही हो, और वो बंदा लॉयल भी नहीं रह सकता। ये क्या हिसाब है? सीधी सी बात है ना। तो आप उनसे दो टूक बैठ के बात करो, उन्हें बताओ कि आप जानती हो और आगे से ये चीज़ नहीं होगी, उसको मेक श्योर वो करें। नहीं तो आप अपने पैरों पर खड़ी हो, आपके पास हज़ारों ऑप्शन खुले हुए हैं। ठीक। और रही बात ये कि जी सास ससुर की तबीयत ख़राब है, गाँव जाना पड़ता है। अगर इतनी तबीयत ख़राब है तो आप उन्हें अपने साथ यहाँ पे भी तो रख सकते हो, तो वो परमानेंट यहीं पे रहेंगे। अगर आपके साथ इतना है कि बॉन्डिंग है, उनके साथ रहने से आपका गला यहाँ तक नहीं बंध जाएगा, तो आप उनको अपने साथ यहाँ पे रख सकती हो। तो ये है कि कम से कम संडे में आप फिर अपने चारों जा सकते हो ना आराम से, क्योंकि वीकडेज में आप मतलब हमेशा साथ हो, तो आप संडे में फैमिली आउटिंग के लिए जा पाओगे बीच बीच में। अब ये जो गाँव में आने जाने का जो आपका टाइम लग रहा है वो बच जाएगा, और आपके सास ससुर भी बच्चों के साथ रहेंगे तो उनको भी ठीक ही लगना चाहिए। तो एक बार बात करके देखो। लेकिन 99% में केस ये होता है कि जो सास ससुर हैं वो अपने जिस घर में रह रहे होते हैं या गाँव में रह रहे होते हैं उसको छोड़ के ही जाने को तैयार नहीं होते, वो पता नहीं क्यों। चाहे बच्चों की रेल बनी रहे, काम और उनके बीच में चक्कर लगाते लगाते, लेकिन उनको मैं तो यहीं रहूँगा, है ना। तो वो सीन हो सकता है आपके यहाँ भी हो। लेकिन ये जो मुद्दा है ना कि चीटिंग वाला, ये सब चीज़ों से बड़ा है, इसको सुलझाना ही पड़ेगा आपको। ये बर्दाश्त करने वाली चीज़ नहीं होती। आप कर रहे हो, आगे स्थिति और ख़राब हो जाएगी। अगर अभी रोक लिया तो रुक जाएगा। स्टार्टिंग में अभी आपकी 3 महीने की लड़की है,
तो 3 महीने से 9 महीने भी लगाओ, यानी 1 साल पहले तक वो आपके साथ इन्वॉल्व थे, अब उनका दूसरी जगह हो गया, ये क्या है? तो बात करो इस बात पे कि पहले सास-ससुर या गाँव, पीहर वो तो बाद की बात है, पहले इन्हें सँभालो कि हो क्या रहा है और आगे से नहीं होगा इसकी गारंटी लो। एक आया है जी, मैम मेरी MIL हमेशा मुँह से गंदगी ही बोलती हैं, हर शब्द पे दूसरों की हँसी बनाती हैं, झूठ बोलती हैं, बोलकर पलट जाती हैं, ताने मारती हैं, फिर हँसती हैं। ऐसे में क्या करें? अगर ये आपके साथ कर रही हैं, तो आपका ही मुँह किसने पकड़ा है? अगर वो किसी का मज़ाक बना सकती हैं, तो आप भी बना सकती हो। अगर वो ताने मार रही हैं, तो आप भी तानों का जवाब दे सकते हो। लेकिन अगर उनकी आदत ये है कि आपको बख्शा हुआ है, बाकी लोगों के साथ कर रहे हैं, तो आपका कुछ मसला नहीं। उनकी लाइफ़, उनका मुँह, जिसे जो कह रही है कहती रहें, आपका व्यवहार आपके साथ। लेकिन हाँ, अगर आपकी बेइज़्ज़ती कर रही हैं, तो अगर वो है कि झूठ बोल के पलट जाती हैं, रिकॉर्डिंग कर लो, नहीं तो सीधे बोल दो, तुम्हारी बात का तो विश्वास ही कुछ नहीं, आज कहोगी कल पलट जाओगी। जब 2-4 बार सामने से बात होगी ना, भाई तुम्हारी बात है हल्की, तुम्हारी बात का कोई विश्वास नहीं कर सकता। हमारे यहाँ ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि इसकी बात गधे की लात। तो वो वही है कि कभी भी कहीं भी पड़ जाएगी, उसका कोई सिर पैर नहीं है कि इसने बोला है तो उस बात का वजन होगा। तो तुम उसको सीधे बोल सकते हो अपनी सास को कि भैया तुम्हारी मम्मी जी, आपकी तो बात का कोई विश्वास ही नहीं है। कह दोगी हाँ, सबके सामने कह दोगी ना, तो आपसे तो बात ही इस बारे में करनी बेकार है। हर बात पे उसको ये मतलब आप भी तो दे सकती हो ना ताना, क्योंकि एक आदमी होता है पर्पसली दूसरे को परेशान करने के लिए, अगर वो अपनी ज़बान का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो डिज़र्व करता है कि उसके कान भी वो शब्द सुने और वो भी परेशान हो। जब तक उसको कोई ऐसा मिल नहीं जाता ना, शेर का सवा शेर, तब तक उसका चालू ही रहता है ऑर्केस्ट्रा। और जिस दिन उसको पलट के मिल जाता है कोई कि जो उससे भी ज़्यादा कहना, अगर वो झूठ और गंदगी बोल रही है तो उसे कोई शांत करने वाला, उससे बुलंद आवाज़ कोई आ गई, तो कम से कम औरों को कहे ना कहे, वो आपको नहीं कहेगा कुछ। तो ये रोज़ रोज़ नहीं कलेश करना होता। लेकिन जब आप देख रहे हो कि सामने से गलत हो रहा, उसको स्टार्टिंग में ही टोक दो तो वो रुक जाता है। ड्रॉबैक ये होता है इस चीज़ का कि अगर हम आज कल परसों उसको अवॉइड करते रहते हैं ना, वो अंदर अंदर पाइल अप होता रहता है, और जिस दिन फिर फटेगा कुछ सालों बाद, उस दिन आप मर्यादा भूल जाओगे बोलने की। तो उस स्थिति को अवॉइड करो। किसी को रिश्ता रखना है रखे, नहीं रखना है नहीं रखे, वो एक अलग चीज़ है सबकी अपनी अपनी लाइफ में। लेकिन एक ये है कि उसी चीज़ को हम बदतमीजी से कह रहे हैं या नॉर्मल शब्दों में कह रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि जब वो चीज़ गलत हो रही हो तभी बोल दो। तो ये देखो कि अब आपकी सास आपको बख्शे हुए है, तो भैया उन्हें करने दो जो कर रही हैं। आप पे आए ये चीज़, उस दिन देखना कि क्या करना है। एक आया है, अजीब है ये बात कि अब इसमें देखो पर्सनल प्रॉब्लम है, चलो मैं इसे वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ती, लेकिन इनका क्या है, इनकी प्रॉब्लम कि मैं अपने हस्बैंड से ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहती। क्यों नहीं रखना चाहती? कारण क्योंकि वो अपनी फैमिली से लगाव रखते हैं, है ना। कि ये जब से शुरू हुआ है, जब से मेरे देवर की शादी हुई है, वो उन्हें फ़ोन लगाते हैं अपने घर वालों को और इन्हें बुरा लगता है, इसलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं इनसे भी लगाव नहीं रखूँगी। ये डिसीजन आपका बिल्कुल गलत है। अगर आपके पति अपने परिवार की तरफ झुक रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और अगर वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं हो रहा, तो इसमें नुकसान क्या है? उनका परिवार है, ठीक है। शादी के कोई बॉन्ड में ये तो लिखा नहीं होता कि पत्नी आ गई तो मैं बाकी सबको छोड़ दूंगा। ये तो परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि बंदे को कई बार चूज़ करना पड़ जाता है, या कई बार उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता। स्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि परिवार छूट जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी बुरी स्थिति नहीं है और वो अपने परिवार से बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कुछ है, इसका मतलब आप ऑलरेडी अलग रह रहे हो ना। तो अगर वो फ़ोन वोन पे बात कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी बात थोड़ी है कि आप उनसे ही लगाव रखना बंद कर दो। आपको तो उनसे अपना जो मोह है, जो रखना है रिश्ता, आपके पति हैं। अब बुढ़ापे तक साथ आप ही दोनों रहोगे। अभी भले वो फ़ोन वोन मिला रहे हैं, कुछ है, तो जब तक मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है, तो आप उनसे लगाव क्यों कम कर रहे हो? अगर आपके बीच में बॉन्ड ही नहीं होगा तो शादी कैसे चलेगी? आपका रिश्ता कैसे चलेगा? और अगर आपको लग रहा है कि आपके पति आपको टॉप प्रायोरिटी पर रखें, आप ये चाहती हैं, और वो नहीं रख रहे इसलिए आप गुस्सा हैं, तो आप ये मैं भी इससे नहीं रख रही, ये वाली अगर आपकी चल रही है दिमाग में, तो अभी अगर वो अपने परिवार को पूछ रहे हैं, तो आप अपने प्यार से, अपनी बॉन्डिंग से जो चलता रहेगा साल दर साल, आप भी उस कैटेगरी में आ जाओगे। जितना प्यार वो अपने परिवार को करते हैं, तभी तो वो आपको करेंगे। अब आप ऑलरेडी खींचे खींचे रहोगे तो आप उस घेरे में कभी जगह ही नहीं बना पाओगे जो उनके लिए फैमिली है। तो ये तो बिल्कुल गलत डिसीजन है कि आप उनसे लगाव नहीं रखना चाह रहे। जैसे रहते हो नॉर्मल वैसे रहो, प्यार है होने दो,
केयर करो, जो करना है करो, जब तक वो कुछ गलत नहीं कर रहे। ये कोई गलती थोड़ी है कि अपने घर वालों से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आया है दी, मैंने लव मैरिज की है, 6 मंथ की बेटी है। मेरे पति के भाई ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, घर से निकाल दिया, घर प्रॉपर्टी में कब्जा करके बैठा है। इनकी बहनें भी उन्हीं का सपोर्ट करती हैं। मेरी प्रेगनेंसी और डिलीवरी में किसी ने साथ नहीं दिया, सिर्फ मेरे पति और मैंने ही अकेले सब किया। अब जब बच्ची बड़ी हो गई है तो उस पर हक जताने आते हैं, कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं और ये चाहते हैं कि हम लोग उनके हिसाब से चलें। मेरे पति बहुत सीधे हैं, इसलिए सब उनका फ़ायदा उठाते हैं। मैं पति को कुछ बोलूँ तो उनको तकलीफ़ होती है, मैं क्या करूँ? देखो, इस तरीके से जो समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपके पति फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, तभी तो वो वहाँ की प्रॉपर्टी लेने के बाद भी इनसे डिमांड कर रहा है ना। बाकी दूसरी चीज़ कि अब जो आपकी बेटी पर हक जताने आ रहे हैं, मे भी तब शादी हुई उस टाइम पर नहीं थी बॉन्डिंग, गुस्सा था, जो भी था, वापस चाह रहे हो परिवार को जोड़ना। एक पॉजिटिव नोट पर सोचें तो ये हो सकता है कि वो इसलिए चाह रहे हैं। लेकिन प्रॉपर्टी का जो है वो आप देखो कि जो उन्होंने कब्जा किया है आपके देवर ने, वो कितनी है और आप अपने दम पे कितनी बना सकते हो सकता है आप समृद्ध स्थिति में हो, इसलिए वो चाह रहे हो कि थोड़ा इससे और पैसा खींच लिया जाए। लेकिन अभी आप आना जाना तो अपना, अगर वो चाहते हैं वापस आप परिवार में आना जाना शुरू करो तो आप शुरू कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात है कि आप उनके हिसाब से चलो, तो उसको तो आप सीधे मना करोगे कि भाई सीन ही नहीं है कुछ ऐसा, तो हमारा जो मन होगा हम वो करेंगे ना। आपकी तो वो कंडीशन ही नहीं है, आप तो सीधे बोल सकते हो कि भैया ये तो होना ही नहीं है, जो होता तो शुरू में ही हो जाता। आप बहू बन के उस घर में रहते जाते तो अलग चीज़ थी कि थोड़ा बहुत वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन, अब तो आप अलग रह रहे हो और स्टार्टिंग में इतनी चीज़ें ख़राब हुई तो आप अपने हिसाब से आप चला रहे हो अपनी गृहस्थी, उसको तो आप सीधे मना कर सकते हो कि भाई ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि वो कह किस अधिकार से रहें। लेकिन बात जो डिमांड वाली है और छोटी मोटी है, आपकी संपन्न स्थिति है, थोड़ा बहुत करने से अगर रिश्ते चलते हैं तो कर लो। और अगर लग रहा है कि भाई हमें जैसे पीछे था कि ईएमआई पे ले लेके बहन को दिए जा रहे हैं गिफ्ट, तो ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी फिर। अब यहाँ जो दिक्कत आई कि आप कुछ बोल रही हो तो आपके पति को दुख हो रहा है। भैया देखो, जब कहीं कोई गांठ हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, डॉक्टर कट लगाता है, कभी बार बिना दर्द के हो जाता है, कई बार दर्द भी होता है। लेकिन जब आदमी का इलाज करना है तो वो दर्द उसे झेलना पड़ता है। तो जब आप देख रही हो आपके पति बर्बादी की कगार पे जाएंगे या गलत डिसीजन ले रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, भले उन्हें दुख हो रहा हो या कुछ है। और अगर वो आपको थोड़ा भी समझदार मानते हैं, थोड़ी भी रिस्पेक्ट करते हैं, तो जब आप 2 बार एक बात कहोगी तो वो थोड़ा बहुत सोचेंगे। जब आप इतना सोच रहे हो कि मैं कहूँ तो दुख होता है, तो वो भी तो सोचेंगे अगर मेरी पत्नी कह रही है तो मेरी भलाई के लिए ही कह रही होगी, तो आपको कहना तो पड़ेगा। ये नहीं है कि उन्हें दुख होगा इसलिए आप सही बात को भी कहो ना, और आपके जो पति हैं उनको वो उधेड़ दें पूरा। उसके बाद वो वाला जो दुख होगा ना, जो वो आएगा। एक अभी इसमें कमेंट आया है एक कि उन्होंने सारी ज़िंदगी पैसे भर भर के अपने मैके में और ससुराल में दोनों जगह खूब अच्छे से करा, शरीर से भी पैसे से भी, और जब उनके पास अब कुछ नहीं है ना तो सारे रिश्ते नाते उनसे टूट गए। तो अब वो अकेली हैं, कोई नहीं है उनके साथ बात शेयर करने का। तो मैंने उनको टेक्स्ट में जवाब दिया है। लेकिन यहाँ पर जो है भैया, आपको अपने पति को बोलना पड़ेगा कि एक हिसाब है देने लेने का रिश्तों में, आप उतना दो जितना आप दे के भूल सको, जैसे एसआईपी करते हैं। लेकिन रिश्तों में वापसी आना नहीं है। अब मांगोगे रिश्ते टूटेंगे, फिर आप अपनी किडनी गुर्दा बेच के वहाँ सब दे रहे हो कि जी मेरा रिश्ता बना रहा है। ऐसा रिश्ता किसी काम आना नहीं आपके। जिस दिन आपने मना कर दिया, जयराम जी की हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ना समझानी पड़ेगी, जब तक वो समझ ना जाए तब तक। नेक्स्ट, हाय दी, मैंने न्यू वॉशिंग मशीन ली पर मेरी मेड जेलस करने लगी है। मैंने ओल्ड वाली सोल्ड कर दी। ऐसे मुझे पैसे को चाहिए थे, अब बहुत परेशान कर रही है, काम छोड़ने को बोल रही, क्या करें? क्या करोगे? मेड की कमी है, दूसरी ढूंढ लो। अब से ढूंढना शुरू करो, जब तक ना मिले जब तक इसे लगाए रखो, जब मिल जाए तो कहीं और जाके जेलस हो भाई तू। ये थोड़ी है हमने उसे नौकरी पर रखा है या हम उसकी नौकरी पे हो गए कि उसे रखना ही रखना है, या वो भी देवरानी जिठानी सास हो गई कि जी जेलस हो रही है, निगेटिविटी फैला रही है, पर झेलना ही है जी, परिवार है। तो ऐसे थोड़ी होता है, नहीं कर रही काम, दफ़ा हो यहाँ से, दूसरी आएगी कोई।
हाँ जी, ये आया है, मैम हम 3 भाई बहन हैं। पापा के बाद भाई ने अपना नाम घर कर लिया था। मैंने और मेरे बच्चे कभी जाते तो गुस्से से देखता था, बात नहीं करता था। मैंने अपनी बहन का भी बहुत साथ दिया, पैसे से सपोर्ट हर तरफ से। उसने अपनी पसंद से अच्छे घर में शादी करी। शादी के 2-3 दिन बाद ही इग्नोर करने लगी। मैसेज का रिप्लाई भी 6-7 दिन बाद देती है। उसकी बेटी हुई तो मैं मायके में थी। भाई ने उसका गुस्सा मुझ पर निकाला, मारपीट करके भगा दिया मुझे और मेरे बच्चों को। तब से कोई त्योहार नहीं, मैंने माँ के अलावा सब रिश्तों को तोड़ दिया। पर 2 साल से डिप्रेशन में हूँ, हेल्थ ख़राब कर चुकी हूँ, रोती रहती हूँ, किसी से बात नहीं करती और उन लोगों को कोई मलाल नहीं। प्लीज़ आप मुझे इससे बाहर निकाल लो मैम। पहले की पोस्ट बड़ी थी, अब इससे शॉर्ट क्या ही टाइप होगा। साथ में एक टूटा हुआ दिल। तो देखो, जब दिल टूट जाता है ना, इस टूटे हुए दिल को एक तो अपना स्क्रीन सेवर बना लो और याद रखो कि ये किसकी वजह से टूटा है। जब दिल टूट जाता है तो जिन्होंने उसे तोड़ा है उनके लिए उस दिल में जगह नहीं होती। आप रखोगे, वो छन्ने से निकल जाएंगे। ठीक, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। आपका भाई, शादीशुदा बहन और उसके बच्चों को किसी भी रीज़न से, आपकी बहन का तो छोड़ो, आपके ऊपर भी अगर किसी बात पे उसे गुस्सा आ रहा था, मारपीट करके बाहर निकाल रहा है और आप अभी भी 2 साल से डिप्रेशन में हैं अपने भाई और बहन के लिए। आपकी बहन जिसे आपने सब कुछ सपोर्ट करा और वो फिर अपने यहाँ जाके अच्छे घर में पहुँच के आपको भाव नहीं दे रही, आप उस बहन के लिए याद कर रहे हो। अब जो मुझे समझ में आ रहा है, आपको दुख ये हो रहा होगा कि जो आपने करा, आपको वो चीज़ें याद आ रही होंगी कि इनके लिए इतना करा और बदले में मुझे क्या मिला, है ना। तो उन चीज़ों को नेकी कर दरिया में डाल वाली सोच के छोड़ दो भगवान के ऊपर कि जो मैंने उनके साथ भलाई की है ना, भगवान आप मुझे उसका भला दे देना। कुछ अगर बनता है, नहीं बनता कोई बात नहीं, उसका आपको छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि आप पास्ट में जाके अपने करे हुए को पलट तो सकते नहीं। लेकिन अब अगर आप में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको अपनी थोड़ी सी भी अपने आप से प्यार है, तो अपने बच्चे, आपके पति कहाँ हैं वो आपकी लाइफ में। आप अपने भाई बहनों के चक्कर में, और वो भी ऐसे भाई बहनों के चक्कर में आप डिप्रेशन में जा रही हो, तो वो जो बच्चे हैं आपके, जो मामा से पिट के घर पे बैठे हुए हैं बेचारे, उनके हिस्से में तो उनकी माँ भी नहीं आ रही क्योंकि वो तो अभी मामा और मौसी के दुख में ही पड़ी हुई है। तो आपको जागना चाहिए। ये 2 महीने से डिप्रेशन में जो आप जा रही हो, ये वजह डिप्रेशन में जाने के लिए बिल्कुल हल्की है, वर्थ नहीं है। आपकी बच्चों की जो कहना चाहिए जिम्मेदारी है, आपके बच्चे जो माँ डिज़र्व करते हैं, उसमें से आपने डिप्रेशन वाला ये लेके उनका बचपन आप ख़राब कर रहे हो और किन की वजह से, जिन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो आप लास्ट लाइन आपने लिखी ना कि दीदी मुझे इससे निकाल लो, तो सोच लो कि मैं निकाल रही हूँ। इस हार्ट को अपना स्क्रीन सेवर बनाओ और ये याद रखो कि जिन लोगों ने तोड़ा है वो अब इस दिल में दोबारा आ तो नहीं रहे। समझ में आई। तो ये भाई पीहर ठीक है, पीहर हो, ससुराल हो, पति हो, देवरानी जेठानी हो, दोस्त हो, ये मैं हमेशा यही कहती हूँ। और इसीलिए कई लोग कहते हैं ना कि मतलब खुद प्रैक्टिस नहीं करते जो प्रीच करते हैं, या फिर यहाँ पे बैठी ज्ञान दे रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिश में लगी हुई हूँ कि यहाँ पर जितनी भी बंदी कमेंट कर रही हैं, वो अपने किसी भी आसपास के रिश्ते की वजह से खुद को ना खो दें। खो चुकी हैं तो वापस पा लें। जो भगवान ने उन्हें टैलेंट दिए हैं, उनका यूज़ करके अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह वो खिला हुआ फूल बना लें। किसी के भी गुणों का नाश ना हो। अब तक जो हो गया, लेकिन अब वो भी, जब भी आप जागो तभी सवेरा वाली बात होती है। बस ये मैं कोशिश में लगी हुई हूँ। परिवार का है, आपके जीवन के साथ साथ आपके आत्मसम्मान, आपकी मानसिक शांति, आपकी पर्सनल ग्रोथ, इसके साथ अगर परिवार चल जाए तो इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है। लेकिन अगर आपका परिवार कहने के लिए परिवार है, आप ही की जड़ काट रहा है, आपको बढ़ते देख के मरा जा रहा है जलन के मारे, आपका जीना उसने हराम कर रखा है, आपको जो आता था वो भी सब भूल गई हैं आप उस टेंशन की वजह से, तो वो ऐसा परिवार चाहे ससुराल का हो चाहे पीहर का हो, वो किसी काम का नहीं है। उसके मोह से हमें बाहर निकल के अपने लिए काम करना ही पड़ेगा। और जब हम लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे तो ये सब लोग वापस आ जाते हैं फिर, ये भी फैक्ट है। तो अपने ऊपर काम करो। डिप्रेशन में जाने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा सिवाय आपके और आपके पति और बच्चों के। एक आया है, छोटा है लेकिन बड़ा पजल्ड है। हेलो दी, कैसे हो आप? 7000 में कैसे घर का खर्चा मैनेज करें? अब देखो, आज के टाइम में नॉर्मल मिडिल क्लास जो एक अच्छा जीवन जी रहा है, मिडिल क्लास वाला, अच्छा मतलब अच्छा मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास कह लो, एवरेज वाला कह लो, 50-60 हज़ार रुपये महीने का खर्चा कहीं नहीं जाता, है ना।
अब उसमें से अगर आपको 7,000 में खर्चा समेटना है तो आपको हर चीज़, है ना, हर चीज़ बिल्कुल लीस्ट उस पे जाके ढूंढनी पड़ेगी। चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो आपके बच्चों की पढ़ाई हो, फिर आप पब्लिक स्कूल भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे, कोई सा भी, गली वाला भी, क्योंकि उनकी भी फीस है। ये इन चीज़ों में आप कटौती कर सकते हो क्योंकि राशन है। आप दाल महंगी पॉलिश्ड नहीं लोगे, खुली लोगे। आप चावल बासमती नहीं लोगे, मोटा लोगे, कुछ तो लोगे। उसका भी जो राशन का बिल है वो, दूध नहीं भी पियोगे, चाय के लिए लोगे, है ना। दवाई, डॉक्टर का खर्चा मैंने देखा है, जब पैसे कम होते हैं ना, बीमारियां घर नहीं छोड़ती। कहते हैं ना, मुसीबतें चारों तरफ से आती हैं। कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनमें आप कटौती कर ही नहीं सकते, लेकिन कपड़ा, आपके त्योहार कैसे मन रहे हैं, आपका घर कौन सा आपने किराए पे लिया हुआ है या अपना है ना, ये सारी चीज़ें आपको अब बिल्कुल अपने लिस्ट पे जाके देखनी पड़ेंगी कि सबसे सस्ती चीज़ क्या है, और फिर वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन सलाह एंड में यही है, 7,000 बहुत कम होते हैं आज के टाइम पे। तो आपको 7,000 में खर्चा कैसे चलाएं, इसके साथ साथ अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाएं, इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। टटोलो कि आप जो अभी कर रहे हो उसके अलावा आप और क्या कर सकते हो अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए। आपकी परिस्थिति आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग ढूंढो ताकि वो पैसा बढ़े। 7,000 अभी पूरे नहीं पड़ रहे तो फिर आगे फ्यूचर में। तो गरीबी अगर अपनी हटानी होती है ना, तो सिर्फ बचत करना काफ़ी नहीं होता, अपनी कमाई को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उस दिशा में भी आप लगातार काम करो। नेक्स्ट है, हेलो दी, कैसे हो आप? मेरे हस्बैंड पहले मुझे खर्चा नहीं देते थे, अब मैं स्कूल में पढ़ाने लग गई हूँ, लेकिन अगर उसके बाद भी वो इज़्ज़त नहीं करते। अगर मेरे हस्बैंड, मेरी लड़ाई होती है तो मेरे पापा को फ़ोन करते हैं, मेरे रिलेटिव्स को फ़ोन करके लड़ाई के बारे में बताते हैं। मेरी सास और चाची सास भी उनको फ़ोन करने के लिए उकसाती हैं। करने दो फ़ोन, वहाँ से फ़ोन करके क्या आएगा? आपकी पापा या चाची सास या कुछ भी है, वो कहेंगे क्या हुआ? कह दो बता तो दिया इन्होंने क्या हुआ, अब मैं क्या बताऊँ। और रही बात ये ऐसे मत कर वैसे मत कर, सीधे कह दो भैया, जो रहता है उसको पता चलता है। तो मेरे को जो बेस्ट तरीका समझ में आया मैंने वो कर लिया, और आदमी अपनी नहीं बताता, सीधी बात। अब मैं इनकी बताने बैठूं तो फिर इनमें और मुझ में फ़र्क क्या रहेगा। तो आपको जो समझना है समझ लो, मैं ऑलरेडी अपनी समझ के हिसाब से बिल्कुल सही कर रही हूँ, इससे ज़्यादा मेरी गुंजाइश नहीं है। तो मुझे अपनी लाइफ हैंडल करने दो। एक दो बार आ जाएगा, फिर अगली बार आपके पति फ़ोन करके रोएंगे, वो कह देंगे भैया वो तो मेरी भी नहीं सुन रही, बात ख़त्म। तो प्रेशर क्यों ले रहे हो कि इसे फ़ोन कर रहे हैं, उसे फ़ोन कर रहे हैं, इसे फ़ोन कर रहे हैं? कर लो, तुम्हें जहाँ करना है, न्यूज़पेपर में छपवा दो। आप अगर ऑलरेडी अपना बेस्ट दे रहे हो, मुझे तो ये लगता है, कोई फिर के रो रहा है जी सुनीता ने ये नहीं करा, सुनीता ने वो नहीं करा, अरे भाई नहीं करा, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब बस हो गई मेरी, अब बता क्या करना है। तो मतलब वो हो जाएगी ना ख़त्म। आप प्रेशर कब तक लोगे? आप ऑलरेडी काम भी कर रहे हो, घर का भी कर रहे हो, नहीं कर रहा इज्जत, अब नहीं कर रहा, क्या कर सकते हैं? लड़ ले, लड़के निपट फिर। तो बात ये होती है, तो करने दो उन्हें फ़ोन, फ़ोन का प्रेशर लो मत। एक क्वेश्चन आया है, मेरी सास को भी कुछ भी बना के खाने में देती हूँ, कोई ना कोई कमी निकाल देती है, बट खाती रहती है, बाकी सबको वही खाना अच्छा लगता है। खैर मैं उनकी बात को इग्नोर कर देती हूँ, बट कोई इलाज हो सके तो रिप्लाई करें, थैंक यू वंस अगेन। अब इन्होंने जो है ना, देखो एक मेरे में थी जानने वाली, उनको अगर मेरी कोई भी चीज़ अच्छी लगती थी, या मुझे मतलब मुझे पता है कि अच्छी लग रही है, तो जैसे कभी देखा या पूछ लिया कि अरे बता कैसी लग रही है, अजीब सी लग रही है। अब मेरा ना वो हो जाता था, लेकिन 2-3 दिन बाद, 2-3 बार बाद मेरे को समझ में आया कि एक्चुअली जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको ये अजीब सी लग रही है कह देती है, ताकि मेरा मन ख़राब हो जाए। पता कैसे चला कि कुछ दिन बाद वो चीज़ खुद के पास आ जाती थी, है ना। तो 2-3 बार तो इरिटेशन लेवल हुआ बहुत ज़्यादा कि मतलब बताओ, हाँ बुराई कर रही थी, आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, और खुद रिपीट कर लिया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, फिर एंड में इसको डील क्या करा, 2-3 बार के बाद फिर पूछती थी पर्पजली में कि और बता कैसी लग रही है। कहते थे अजीब सी लग रही है, उसने बोला अजीब सी लग रही है, हाँ ठीक लग रही है पर अजीब सी लग रही है। तो मैं एकदम, तुझे अजीब लग रही है ना, इसका मतलब ठां है, बस। जब एक बार ही बोला था शायद मैंने, 2 बार भी नहीं, एक बार बोला था, उसका डायलॉग हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, अजीब सी लग रही है। फिर वो चेंज हो गया, अच्छे लग रहे हैं। तो जवाब एक दो, लेकिन ऐसा कि ना तो आपकी गरिमा जाए कि भैया लेवल गिरा के बात कर रही है, और सामने वाले को सबक ऐसा मिले कि बस दोबारा ना करे वो चीज़।
तो आप भी खाने में जब परसो ना तो सीधे अपना यही, मम्मी जी कैसी बनी है, अब वो कहें ये नहीं है वो नहीं है, बस आपने कह दिया ना तो बाकी को समझ में आ जाएगी। आप ठहरे बिल्कुल एडवांस लेवल के, आपको परफेक्ट करना तो देखो मेरा बस का नहीं, बाकी सबको आ जाएगी पसंद। या फिर अरे आपने एक ही कमी बताई है, इसका मतलब बाकी को तो समझ में आ ही जाएगी। एक आध बार कर दोगे ना, या फिर सीधे पूछो यही कि मम्मी जी क्या कमी है आज बताना खा के, और मज़ा आएगा। तो ये ना मतलब ये मेरे को तो गेम सा लगने लगा ये सारी चीज़ें। और पर लगता है कि काश शुरुआती टाइम में ये चीज़ें कोई बता देता, जैसे मैं यहाँ बैठ के बता रही हूँ, काश कोई यूट्यूबर मुझे ऐसा मिल गया होता जो ये चीज़ें बता रहा होता, तो शायद मैं भी अपनी लाइफ की सिचुएशन को बजाय मेंटली परेशान होने की बजाय मैं भी उसको एज ए गेम लेती, और शायद चीज़ें आज से बिल्कुल अलग और भी अच्छी होती। तो कई चीज़ें ख़राब हो गई मतलब उन चीज़ों के चक्कर में। तो अब मेरे को लगता है कि यार ये तो गेम ही है एक तरीके का, आप गेम ही खेल रहे हो, मज़े लो ऐसे लोगों के, परेशान मत हुआ करो बिल्कुल भी। एक आया है, हेलो दी, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं, मेरे पति का पड़ोसन से अफेयर है, मुझे भी 10 साल में पता चला, अब तक सिर्फ अफवाह समझती थी पर ये सच निकला, मैं क्या करूं। पड़ोसन कहती है कि अपने पति को रोक, पति कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं परेशान हूँ। भाई साहब दोनों की पकड़ के लगाओ क्लास बढ़िया से, या तो दोनों को हो सके तो सामने बैठा लो, अपने घर के बड़ों को इन्वॉल्व करो। 10 साल से जो प्रेम ही नहीं छूट रहा, इतने कतई लैला मजनू अगर वो हुए पड़े थे, तो आप क्या कर रही हो फिर इस घर में। वहीं शादी करनी चाहिए थी अगले को, और अगर वहाँ शादी नहीं करनी तो फिर आपसे शादी कर ली, तो भाई यहाँ पत्नी व्रता बन के रहा है, फिर वहाँ क्या जा रहा है मुँह मारने। अब वो कह रही है अपने पति को रोक, यहाँ आप जलील हो रही हो ना अपने पति की वजह से, तो जब आप जलील हो रही हो बिना किसी गलती के, तो वो जलील होना बनता है उन दोनों का। तो अपनी थोड़ी सी तमीज़ को एक किनारे रख के थोड़ी सी ऐसी कर दो कि थोड़ा सा डरें वो आपसे कि भैया हाँ इसका रौद्र रूप आया तो ये इस लेवल तक भी जा सकती है, तो रुक जाओ। अपनी तरफ से थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कोशिश करो इस चीज़ को रुकने की। दी, मैं घर की बड़ी बहू हूँ, बट मेरी सास मेरी और मेरे हस्बैंड की कभी तारीफ़ नहीं करती। 10 साल से सब जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं हम, फिर भी बुराई होती है, कभी कभी डिप्रेस होकर लड़ने का मन करता है। हस्बैंड कहते हैं कोई नहीं, जाने दो, मैं सब संभाल लूँगा प्लीज़। बहन, उनसे तारीफ़ सुनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, भूल जाओ ये सपना है, ये टूटेगा ही टूटेगा। जो काम आपका मन कह रहा है करने का, जो जिम्मेदारियाँ आपका मन कह रहा है निभाने का, वो निभाते जाओ, भगवान देगा उसका फल, यहाँ से मत रखो उम्मीद, कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये थे एपिसोड 66 के 136 कमेंट्स के जवाब। कुछ के टेक्स्ट में दिए हैं, कुछ ने मेरी तारीफ़ें ढेर सारी लिखी थी, उनको मैंने एक दिल दिया है, और आई मीन अ लॉट। इसका जो ये मैं हार्ट देती हूँ ना, मैं सच में पूरा कमेंट पढ़ के देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो। साथ में आई थी ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। बाकी की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनमें से एक मैंने लेंथी होने की वजह से क्वेश्चन छोड़ा है, बाकी सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए, या तो टेक्स्ट में या तो बोलकर। आई होप थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो जिन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं उनकी। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड 67 ख़त्म होता है। कमेंट हो आपका कोई हो इस तरीके की कुछ भी, या जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहें मुझसे, वहाँ पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में फिर आपका भी कमेंट इसी तरह पढ़ूँगी जैसे इनका पढ़ा है, या फिर खुद तो मैं पढ़ ही लूँगी अगर मैं स्क्रीन पर ना पढ़ पाई बिकॉज ऑफ टाइम इश्यूज़। ठीक है, तो थैंक्स फॉर योर लव। अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ब्लॉगिंग चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हो, यहाँ से ही मुझे देखना शुरू किया तो लिव लाइफ ईजी वाले ब्लॉग चैनल पर आ जाओ, जहाँ पर जॉब और घर दोनों को कैसे मैनेज करके चलें इसकी थोड़ी सी इंस्पिरेशन आपको मिल जाएगी। साथ ही सजने संवरने का और रेडी होने का शौक़ है, शॉपिंग का शौक़ है, तो शॉपिंग वाला चैनल है जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता, वहाँ पर आ जाओ। इसके साथ ही मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर ब्लॉग में या कहीं पर भी आने से पहले हर चीज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाती है। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।